हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आर या फिर और अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये कहा गया था ऑस्टिन ने कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन यानी कि फेडरल शासन की बात की गई थी? तो ये की गई थी 1935 के एक्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान निर्मात्री सभा थे उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? तो ये थे BN राव, जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कहे जाते थे। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? तो ये स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। फुली इसको 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन स्वीकृत करने की बात की जाती है तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत कर लिया गया था। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था, तो रूप से लिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? तो ये USA से लिए गए थे, यानी कि ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया था, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था जो मूल अधिकार का विचार है, और जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी, तो जो विचार है वो अमेरिका के से था। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद? तो जब भारतीय संविधान बना तो उस समय 395 आर्टिकल थे, तो ऑप्शन हो जाएगा 395 आर्टिकल। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में? तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रोविजन थे। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है? तो पंचायतें भाग 9 ये सही है, नगर पालिका भाग 9 का ये भी सही है, सहकारी समितियां भी सही है, लेकिन जो अधिकरण है वो भाग 10 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने मिलाना है प्रावधान और संविधान के भाग, जैसे ये UP RO प्री एग्जाम में पूछा गया था, जो कि री एग्जाम हुआ 2016 में। नागरिकता, संघ राज्य क्षेत्र, नगर पालिका और निर्वाचन। तो जो नागरिकता है इसमें से बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो नागरिकता भाग 2 में तो सही हो जाएगा, नगर पालिका भाग 9A में है, निर्वाचन भाग 15 में, लेकिन जो संघ राज्य क्षेत्र है वो भाग 7 में नहीं है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 117 है जो वित्त विधेयक के बारे में स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यहाँ पे फिर से भाग है, देखते हैं, भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18, तो इनमें मिलाना है। देखिए क्या हो जाएगा, जो आपका भाग 15 हो जाएगा वो निर्वाचन हो जाता है, यानी कि A का 4 हो जाएगा, और भाग 16 में क्या है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रोविजन हो जाएंगे, और भाग 17 क्या है, तो भाग 17 हो जाएगा राजभाषा, और भाग 18 क्या हो जाएंगे, आपात उपबंध। इस प्रकार से जो ऑप्शन हो जाएगा वो B हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची में लाना है 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं अनुसूची। देखिए 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, 10वीं में क्या है, दल बदल की बात 10वीं में की गई है, तो इस प्रकार से जो हो जाएगा D का दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे जो 7वीं दी गई वो संघ राज्य व संवर्धित सूची हो जाएगा, यानी कि आपका D A का तो जाकर तीसरा, और यहाँ पे हो जाएगा 8वें में क्या है, तो 8वें में हो जाएगा, 8वें में भाषा हो जाती है, और जो 9वीं है उसमें हो जाएगा कुछ अधिकरणों का विधि मान्यकरण। तो इस प्रकार से ऑप्शन D हो जाएगा, यानी कि आपका 7वीं में A का तीसरा हो जाएगा आपका, और B का 1, और C का चौथा, और D का दूसरा। दल बदल 10वें में है।
यहाँ पे बात की जा रही है जो आर्थिक नियोजन है वो भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। तो ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। इसमें राज्य भी अपना संविधान बना सकते हो और केंद्र भी। आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया है। तो अभी तक किया तो गया है लेकिन एक ही बार किया गया। कब किया गया था? 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत किया गया था। तो अभी तक सिर्फ एक ही बार किया गया है। समाजवादी जो शब्द है, वैसे 2-3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। इस प्रकार से ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो जो उद्देशिका है, प्रीएम्बल है, वो भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है, यानी कि सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों व उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो ये कहाँ पे की गई है? तो ये आपके मूल अधिकार में भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में भी है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो वो जनता है। जनता के द्वारा ही शक्ति आती है। तो इस प्रकार से जो मेन सोर्स है वो जनता है। गणतंत्री अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, तो ये सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचन प्रधान में हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में नहीं होता, तो ये नहीं होता है गणतंत्र में। एक ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा निर्वाचित हो, तो ये भी होगा। इस प्रकार से जो नहीं होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम बताना। तो सबसे पहले नागालैंड आया था, देन मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। जैसे कि नागालैंड 1960 वाट के समथिंग कुछ आया था, मेघालय 72 और सिक्किम 75, 1987 में अरुणाचल प्रदेश आया था। तो इस प्रकार से जो सही क्रम है वो ए हो जाएगा। यहाँ पे बताना जो भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। भाषाई आधार में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया? तो वो आंध्र प्रदेश था, जिसका निर्माण किया गया था भाषा के बेसिस पे। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो जो 20 सीटें हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की जो कार्यपालिका शक्ति है वो निम्नलिखित में से किसके पास है? तो वो पार्लियामेंट के पास है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो ये आर्टिकल 24 है जो बालकों का प्रतिबंध करता है, यानी कि 24। निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 32 आर्टिकल को संविधान का हृदय व आत्मा कहा था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों को हटा दिया गया था? तो ये 44वां संविधान था। इसके तहत मूल जो अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार की कैटेगरी से हटा दिया गया था। इसके बाद जो संपत्ति का अधिकार है वो नॉर्मल राइट रह गया। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित आर्टिकल, तो आर्टिकल 17 है जो छुआछूत से संबंधित है। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है। तो आर्टिकल 9(1)(a) में है। भारतीय संविधान के इस आर्टिकल ने भाषण व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। तो ये आर्टिकल 19 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। तो यहाँ पे यह है 1, 2, 3 हो जाएगा, लेकिन जो चौथा है वो परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, ये नहीं आता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 है जो क्या है?
समान वेतन, और ये समान कार वाला इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। मान लो कोई इंसान है जिसने एक बार क्राइम कर दिया गया, तो उसको अपने किए गए जुर्म के खिलाफ 2 बार दंड नहीं किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 20, जिसमें ऐसा कहा गया है। यह आर्टिकल दिएगा उनको मिलाना अस्पष्टता का अंत आर्टिकल 17, गिरफ्तारी व निरोध के विरुद्ध संरक्षण। अच्छा, इसमें बताना कौन सा नहीं है, तो ये तो आर्टिकल 20 है ना, तो ये गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25, अल्पसंख्यकों के हितों की, तो आर्टिकल 29 जो मैच नहीं है वो बी हो जाएगा। बंधुआ मजदूर जो अधिनियम में संसद ने कब पारित किया, तो 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था। सूचना का जो अधिकार है वो क्या है, एक मूल अधिकार भी और एक विधि अधिकार भी है। तो इस प्रकार से ए और बी दोनों हो जाएंगे। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा स्वीकृत है। तो वे कौन से, तो आर्टिकल जो 14 से 18 तक हैं, ये जो है वो समानता के अधिकारी कैटेगरी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे बताना डीपीएसपी के अंतर्गत जो नहीं आता है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना ये आता है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना ये भी आता है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना किसी प्रकार से नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, तो धार्मिक राज्य की स्थापना की बात ही नहीं करता है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष की राज की बात करता है। तो इस प्रकार जो नहीं है वो सी हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, और यह एक प्रकार का राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें ये कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। यहाँ पे मिलाना है आर्टिकल और उससे संबंधित विषय। आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 44, आर्टिकल 48। तो जो आर्टिकल 40 है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। आर्टिकल 41 जो है काम करने के अधिकार को बात करता है। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इस प्रकार से जो 48 है वो कृषि व पशुपालन के गठन की। इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा वही, यानी 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा नहीं है। तो मद्य निषेध भी है, गौ संरक्षण भी है, पर्यावरण संरक्षण भी है, लेकिन 14 साल की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये नीति निर्देशक तत्वों में नहीं आता, बल्कि ये एफआर हो गया है अब, यानी कि मूल अधिकार है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है, तो जो फ्री लीगल एड है या फिर मुफ्त कानूनी सहायता, ये बाद में एज ए डीपीएसपी में ऐड किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो जो आपका आर्टिकल 42 है, इसके तहत ही मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था, और ये जब जोड़ा गया था जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उन्हें परमादेश के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, या फिर किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। इस प्रकार से सारे सही हैं, लेकिन उनको फोर्सेबल नहीं कर सकते, तो वो प्रभावी नहीं हो सकते। इस प्रकार जो गलत है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 बाद में जोड़ा गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो 3 हो जाएंगे, यानी कि ए, बी, सी, ए, और जो सी और डी, जो 2 है वो नहीं होगा। यहाँ पे राज्य के विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते, सिर्फ विधानसभा के होते हैं। तो इस प्रकार से 1, 3 और 4 हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय संविधान के जो 70वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है वो कौन से हैं, तो दिल्ली और पुडुचेरी। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा गया, तो वो हैं आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको
मिसाइल मैन कहा जाता था, यानी कि वी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो प्रमुख कहलाता है। इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं? भारत का राष्ट्रपति प्रमुख कहलाता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, ऐसी स्थिति में वो कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, न्यायाधीश नहीं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो दोनों देखो, दोनों ए और आर सत्य और आर ए का ही स्पष्टीकरण है। यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति को निर्वाचित होना चाहिए तो उसके पास राज्यसभा के सदस्य होने की अर्हता होनी चाहिए। और जो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे जो ए है वही सही है। जो राष्ट्रपति की तरह जो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। बाकी बी गलत है, क्योंकि यहाँ पे राज्य के विधायकों के सदस्य नहीं आते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो कौन होता है? तो देखिए भारत, इसमें क्या है बताना है। भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में बताना है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। इसके पास इस पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं और राष्ट्रपति की पद त्याग या फिर उनके हटाने पे मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो बताने इनमें से कौन सा सही है। तो इस प्रकार से जितना भी लिखा गया है तो द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी भी होते हैं। इनके पास कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है और उनके अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन भी करते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी ऑप्शन दिए गए चारों सही। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति या पदच्युति को बताता है? तो जो आर्टिकल 75 है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाने के या फिर उनके अपॉइंट करने की बात करते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो संघ है वो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे क्या है? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से और प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है ये नहीं होता है। जो लोकसभा होती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो इस प्रकार से केवल एक सही हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 25 वर्ष। यदि वो लोकसभा से हैं तो, राज्यसभा से होंगे तो 30 वर्ष हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन से एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पे जो दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, ये चारों ही हैं जो एक से अधिक बार पीएम के पद पे नियुक्त। निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के पीएम का पद एक से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी। तो ये एक से अधिक बार भी अपने पद को आए थे, मतलब पीएम बने हुए थे। भारत के पीएम में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित ही नहीं हुआ? तो जो चौधरी चरण सिंह थे, तो जब ये पीएम थे तो ये एक भी बार संसद में नहीं आए। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो कैग की अपॉइंटमेंट करते हैं। भारत के जो सीएजी हैं वो क्या कार्य करते हैं? तो जो लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। नियंत्रक जो या फिर महालेखा परीक्षक जो कैग होते हैं उनकी टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी पार्लियामेंट की होती है। यहाँ पे पार्लियामेंट होती है जो अंतिम जिम्मेदारी लेती है। निम्नलिखित में से किसे भारत
सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो न्यायाधीश, महान्यायिकर्ता, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। जो अटॉर्नी जनरल होता है उसको कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते, तो ये सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की होती हैं। उसे संसद की किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। संसद के महाभियोग द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये उनके बारे में बात करें तो पहला सही है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की होती है। लेकिन जो तीसरा चौथा ऑप्शन है कि उन्हें संसद के किसी एक सदस्य का सदस्य होने चाहिए, तो ये नहीं होता है ऐसा। ना ही उन्हें महाभियोग, उन्हें ऐसे ही हटा सकते बिना महायोग की। तो इस प्रकार से जो सही नहीं है वो 3 और 4 हैं, जो सही है वो 1 और 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे सही पूछा गया था, तो 1 और 2। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो यहाँ पे आंग्ल भारतीय हो जाएगा। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो है 550। 550 अधिकतम संख्या है। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन है? वो जीवी मावलंकर हैं, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कहलाते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो राज्यसभा में 1200 सदस्य होता है, वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो वो राज्यसभा है, जिसमें से एक जो उसका अध्यक्ष होता है, क्योंकि वो जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो वो गैर सदस्य होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो गैर सदस्य होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 साल। जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो यानी कि जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति के पद पे भी होते हैं। वो नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, बताना है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, तो सही बात है, कभी विघटन नहीं होता है। यथासंभव उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ सही है। तो कह सकते हैं कि राज्यसभा का विघटन क्यों नहीं होता, क्योंकि जो इसके सदस्य है वो 1/3, याद रखिए यहाँ पे 1/3 है ना कि 2/3। तो क्योंकि इसके जो 1/3 सदस्य है वो हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायरमेंट ले लेते हैं। इस प्रकार से राज्यसभा कभी डिजॉल्व होती ही नहीं है। लोकसभा होती है हर 5 साल बाद, लेकिन राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होती है। यहाँ भी बताना है, सूचना का जो अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इस अधिनियम को साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा। इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी भी मीलों तक यात्रा करनी है। तो ये जो सही है, तो इस प्रकार है तो दोनों सही, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध के सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यहाँ पे क्या है, कर से संबंधित, टैक्स से रिलेटेड हो जाएगा, ऋण लेने से संबंधित भी हो जाएगा, संचित निधि या आकस्मिक निधि से भी, लेकिन जुर्माने या अर्थदंड संबंधित जो है वो धन विधेयक में नहीं आता है। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो 14 दिन के भीतर लोकसभा को वापस कर देना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे राज्यसभा की बात करी, तो राज्यसभा केवल 14 दिन तक एक धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो वित्त विधेयक है वो राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, तो ये देखिए यहाँ पे गलत, यहाँ पे सही बताना है। तो ये तो गलत है ना कि राज्यसभा में तो नहीं होता है। जो फाइनेंस बिल होता है या फिर मनी बिल होता है वो हमेशा लोकसभा में होता है। यह संसद के किसी भी सदस्य में प्रस्तुत कर सकते, तो यहाँ ये भी गलत हो जाएगा। यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये भी गलत है। यहाँ पे है कि लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, यानी कि डी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सेशन की अध्यक्षता करते? तो जो लोकसभा का स्पीकर होते हैं वो जॉइंट सेशन की अध्यक्षता करते हैं। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। तो जो
पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसके जो प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है वो लोकसभा का प्रेसिडेंट करता है। यहाँ बताना है लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, तो यहाँ पे 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा, तो टोटल जो मेंबर होते हैं वो 22 होते हैं। और कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित है, तो यानी कि जो संसद की कार्यवाही है उसको न्यायालय डिस्कस भी नहीं कर सकते, तो आर्टिकल 122 कहते हैं कि न्यायालय में संसद की कार्यवाही नहीं देखी जा सकती हैं या फिर उनको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट हो जाएगा ऑप्शन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो कैसे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उससे परामर्श के साथ की जाती है। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का जो स्रोत है वो क्या है, न्यायिक व्याख्या है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है तो जनहित याचिका से, यानी कि पब्लिक पिटीशन से है। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन, और यहाँ पे बी गलत है, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, तो ये नहीं होगा। बाकी 1, 3 एंड 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल संविधान से निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो 1, 2, 3 के तहत संसद मतलब कि प्रेसिडेंट करता है अध्यादेश जारी, और राज्यपाल करते हैं 2, 1, 3 के अंतर्गत। किसी राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है, तो ये हो जाएगी यूपी, क्योंकि यूपी के सबसे ज़्यादा हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम हो जाएगा 60, अधिकतम हो जाएगा 500। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर बताइए कौन सही नहीं है, तो मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही है, मुख्यमंत्री को नियुक्त राज्यपाल करते हैं। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ये भी सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कार्यों का पालन करते हैं, तो ये नहीं होगा, क्योंकि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे करते हैं, तो यहाँ पे जो गलत है वो सी हो जाएगा, क्योंकि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह न मान के, मतलब मानते तो उन्हीं की अल्टीमेटम, लेकिन यहाँ पे यदि स्टेटमेंट की बात करें तो राज्यपाल जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करते हैं, ना कि मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री संबंधी निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, तो वह साधारणतः राज्यपाल के द्वारा चयनित होता है, ये गलत है, सही नहीं है यहाँ पे। तो बाकी तो वह राज्यपाल के द्वारा औपचारिक नियुक्त होता है, ये सही है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों का चुना जाता है, ये भी सही है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन वह साधारणतः राज्यपाल के द्वारा चयनित होता है, तो ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है, तो किसी राज्य का विधानमंडल। यहाँ पे देखिए संसद नहीं है, विधानमंडल खुद ही है जो राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना की बात करते हैं। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया, विधानसभा में कितने माह तक रह सकते हैं, यहाँ पे धन विधेयक की बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा कोई विधेयक है तो वो 3 माह से अधिक तक नहीं रह सकता है, कहाँ पे, विधान परिषद में। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका के द्वारा दी जाती है कि तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, तो ये मैंडेमस हो जाती है, यानी कि बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो आर्टिकल 2141 है, जो कि उच्च न्यायालय की बात करते हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो जो वर्किंग जो जज होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो जिला उच्च न्यायालय करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।